नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हम खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं सिंहासन, जिसमें हम आपको हर दिन एक एक लोकसभा सीट के सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण, प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि और पार्टी की पॉलिटिक्स की जमीनी हकीकत बताएंगे। आप इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों की संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही आपको अपना प्रत्याशी चुनने में आसानी हो, इस मकसद से हम इस प्रोग्राम को आपके बीच लेकर आए, जिसमें वोटिंग प्रतिशत से लेकर इतिहास तक, दिग्गजों के दबदबे से लेकर युवाओं के जोश तक हम आपको बताएंगे। योजनाओं के प्रभाव से लेकर घोषणाओं के असर तक क्या है जनता का मूड और क्या है सियासी शतरंज की विसात, क्योंकि एक एक सीट से मिलकर बनेगा बहुमत जो तय करेगा किसके हिस्से में आएगा सिंहासन। तो जिस सीट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीट है जयपुर ग्रामीण। परिसीमन के बाद 3 चुनाव हुए, 2 बार बीजेपी जीती, 1 बार कांग्रेस जीती और पहली बार कांग्रेस है जो यहां से स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। इससे पहले जिसको भी उतारा वो 2 बार यहां से ऐसे प्रत्याशी जिनका जयपुर ग्रामीण से लेना देना नहीं था। तो इस बार यहां का मुकाबला कैसा रहने वाला है, यह सवाल इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली रैली अपनी जयपुर ग्रामीण में ही की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी, वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जी और हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जी हमारे साथ। योगी जी, शुरुआत आपके साथ। जयपुर ग्रामीण 3 चुनाव हुए हैं, 1 कांग्रेस जीती, 2 बीजेपी जीती। इस बार की टक्कर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है? देखिए विजेंद्र, नरेंद्र मोदी की रैली कोटपुतली की अपने आप में एक संदेश देने वाली थी। और जयपुर ग्रामीण का इलाका, या तो अजमेर को ले लें या हम जयपुर ग्रामीण को ले लें, जो एक कॉस्मोपॉलिटन निर्वाचन क्षेत्र कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सभी जातियों की बहुलता है। जाट, राजपूत, गुर्जर, यादव, ब्राह्मण, माली, कुम्हार, दलित, मीणा, ये तमाम जातियाँ यहाँ बसती हैं और सभी का अपने अपनी पॉकेट्स में प्रभाव है। और साथ ही आपने कहा कि 3 परिसीमन के बाद चुनाव, पहला चुनाव लालचंद कटारिया ने जीता था और वो फिर यूपीए सरकार में केंद्र में मंत्री बने और अब लालचंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। कोटपुतली के विधायक रहे राजेंद्र यादव बीजेपी में आ चुके हैं। शाहपुरा से विधायक रह चुके आलोक बेनीवाल बीजेपी में आ चुके हैं। और ये जो टिकट है कांग्रेस पार्टी का अनिल चोपड़ा का, ये सचिन पायलट का टिकट है विशुद्ध रूप से, और वहीं राव राजेंद्र सिंह विशुद्ध रूप से आला कमान का टिकट है। और एक बड़ा ऑरा उनका है राव राजेंद्र सिंह का, और इस पूरे इलाके पर उनका, उनके परिवार का, उनकी रॉयल फैमिली का यहाँ पर पुराना प्रभाव रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जाति राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यह जो परेशानी का सबब है कांग्रेस पार्टी के लिए है, वो सबसे बड़ा सबब है कि अर्बन के वोटर्स जी, ग्रामीण वोटर्स में, रूरल के वोटर्स में बीजेपी आपको वहाँ पर कांग्रेस के मुकाबले कमज़ोर दिख सकती है। लेकिन जो कस्बाई वोट है, चाहे अब झोटवाड़ा का इलाका ले लो और इसके साथ ही आप चाहे विराटनगर, कोटपुतली और ये तमाम शाहपुरा जैसे कस्बे ले लो, यहाँ पर बीजेपी का फ्लो रहता है। उसको कैसे रोक पाएगी कांग्रेस और कैसे अनिल चोपड़ा एक युवा नेता वहाँ प्रभाव अपना जमा पाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जैसा कि नरेंद्र मोदी की रैली थी, उसमें हंसराज पटेल बहुत बड़ी संख्या में लोग लेकर आए थे, कोटपुतली के जो विधायक है। लेकिन जब हमारी उनकी कम्युनिटी के लोगों से बात हुई, चाय पर चर्चा जब की, तो वो कम्युनिटी के लोग ये कहते हुए नजर आए कि हंसराज पटेल को तो हमने विधानसभा में विधायक बना दिया जी, लेकिन हम लोकसभा में पायलट के कहने से वोट देंगे। तो इसका अर्थ क्या है? तो अगर ऐसा होता है और जाट बेल्ट में कोई भी सेंध नहीं लगती है और वो अनिल चोपड़ा के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस मुकाबले में दिखती है। लेकिन राव राजेंद्र सिंह जातीय राजनीति से परे व्यक्तित्व है जी, वो ऐसा व्यक्तित्व है जो ईमानदार राजनीति के लिए अब तक जाना जाता रहा है। तो ऐसे में, और पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पर ये चुनाव हो रहा है, तो ये बड़ा मुकाबला है। अनिल चोपड़ा की टक्कर राव राजेंद्र सिंह से तो है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी से भी है। तो अब ये कह रहे हैं कि चुनाव को एक तरफ सचिन पायलट लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद लड़ रहे हैं। ठीक है नरेश जी, क्योंकि अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा गया, तो जरा बताइए कांग्रेस के हिसाब से पहले तो टिकट कैसा है,
क्योंकि अनुभवी बनाम युवा जोश और एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। और दूसरा ये कि यहाँ का कास्ट कैलकुलेशन क्या कहता है कि किस तरीके से यहाँ एक वोटर अगर इधर से उधर हुआ तो क्या समीकरण बदल सकते हैं। देखिए विजेंद्र, जैसा अभी योगेश ने कहा कि दो नेताओं का नाम लिया, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव। ये नेता जब कांग्रेस छोड़ के चले गए तो फिर कांग्रेस के पास में विकल्प कम थे, और विकल्प कम ऐसे थे कि अब उसके बाद किसको आगे लाया जाए। तो नया चेहरा लाना था और युवा चेहरे पे था। तो पहले मनीष यादव जो है उनका भी नाम चला, लेकिन चूंकि अलवर से यादव चेहरा उतार दिया जो जयपुर ग्रामीण से लगता लोकसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पे फिर एक नए चेहरे पे दाव खेला गया। ये सही है कि जो चोपड़ा की टिकट है पूरी तरह से सचिन पायलट की टिकट है, और मुझे ये भी अच्छी तरह ध्यान है कि सचिन पायलट ने उनके लिए यहाँ मीटिंग भी कर ली है। और जो योगेश ने बात कही है वो बिल्कुल सही है कि सचिन पायलट फैक्टर है वो जयपुर ग्रामीण में कितना चलेगा, उससे तय होगा कि अनिल चोपड़ा जो है उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। देखिए यहाँ आप देखिए कि कांग्रेस में जो एक वोट बैंक की जो बात करें, जाट वोट बैंक, लालचंद कटारिया कांग्रेस से चले गए, यादव वोट बैंक, राजेंद्र यादव यहाँ से चले गए। इसके अलावा भी जो पॉकेट्स में जो वोट है उनको कितना जो कांग्रेस है वो अपने साथ रख पाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहरहाल लेकिन जिस तरह से इस सीट की गंभीरता कितनी है वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर यहाँ पे पहली सभा की है राजस्थान में तो वो कोटपुतली पे की है, यानी जयपुर ग्रामीण में की है। तो गंभीरता भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लेती है, लेकिन कांग्रेस कितनी ताकत झोंकेगी। देखिए कांग्रेस के पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि एक तो युवा चेहरा है, और अनिल चोपड़ा जो है वो पिछले इस टिकट मिलने से पहले लगातार 5 साल से इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय है। तो और चूंकि सचिन पायलट है उनका पूरा साथ है, फाइनेंशियली वो कमज़ोर नहीं है, चुनाव अच्छी तरह लड़ पाएंगे। जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। देखिए टक्कर कितनी दे पाते हैं ये महत्व वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन चुनाव लड़ पाएंगे वो, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में जो फाइनेंशियल जो स्थिति कैसी है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। बड़ा चुनाव होता है, 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ जाना, प्रचार करना। दूसरा कि चूँकि जो कांग्रेस के जो 2 और विधायक हैं, चूँकि कुल 8 जो विधायकों में से 5 जो है भाजपा के पास है, 3 कांग्रेस के पास है, तो जो कांग्रेसी विधायक है वो क्या तन मन धन से अनिल चोपड़ा के साथ लगेंगे, क्या वोट दिलाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो लेकिन यहाँ पे चूँकि अगर आप इतिहास देखो, लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ा था और तब राव राजेंद्र को इन्होंने चुनाव हराया था, लेकिन आज समय बदल गया है और राव राजेंद्र के लिए वोट मांग रहे हैं जी। 2 बार यहाँ से जो नहीं, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि भाई क्या पूरी जाट कम्युनिटी या ज्यादा जाट कम्युनिटी क्या वाकई में कांग्रेस से एक नेता के इधर होने से उधर होने से क्या शिफ्ट हो सकती है। ऐश्वर्या प्रधान जी, सवाल यह है कि संघ और बीजेपी जयपुर शहर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो क्या जयपुर ग्रामीण के अंदर भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा सवाल मेरा यहीं से है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये दिग्गज नेता है, वो अगर कहीं के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो 2 ही तरीके हैं, या तो फंसी हुई सीट है या वो जाती हुई सीट है जिसको लाना चाहते हैं। तो जयपुर ग्रामीण कौन सी कैटेगरी में बीजेपी के लिए? देखिए विजेंद्र, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन बोलता है कि हम गैर राजनीतिक संगठन हैं, लेकिन विचार परिवार जो है, बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं जिन्हें विचार परिवार आज के दौर में नाम लिया जाता है, वो अवश्य रूप से जो बातें होती हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं सामान्य तौर पर बातचीत में। लेकिन चूंकि आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और दूसरे प्रदेशों में उनकी सरकारें सब कुछ सामने हैं, और इन सबके बीच में युद्ध की स्थितियां ऐसी होती है कि युद्ध में यदि सैनिक लड़ाई लड़ने जाए, सेनापति साथ में और सेनापति के साथ अच्छे लड़ाके हों और लड़ाकों का अगर मनोबल गिर जाए तो स्थितियां पलट जाती हैं। कई बार स्पार्टन्स का युद्ध आपने खूब सुना होगा, क्या स्थितियां हुआ करती थी। मैं राजनीतिक गैर राजनीतिक बात में चला गया, लेकिन इन सबके परे यहाँ पर जो रोजाना जैसे गौरव वल्लभ आज शामिल हुए, रोजाना के तौर पर कोई न कोई शामिल हो रहा है, तो मनोवैज्ञानिक स्थितियां कोई ना कोई किसी ना किसी का बयान आ जाता है। कभी कोई कहता है मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, कोई कहता है कि मेरी इच्छा कम थी, दबी जुबान से कहते हैं यार उतार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक रूप से जो वर्तमान में दृष्टिगोचर होता है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को
सबल, दृढ़ मानती है कि लेकिन हम ऐश्वर्य मन तो मैं यही- चंचल होता है, 2 घंटे में इधर से उधर हो मैं जाता है। वही बात आगे आ रहा हूं। तो अगर जयपुर ग्रामीण की स्थितियों को हम देख रहे हैं तो जयपुर ग्रामीण की स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा नजर आती है। ठीक। लेकिन जातिगत तौर पे हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सचिन पायलट की बात गुर्जर समाज मान लेगा, गुर्जर समाज इधर चला जाएगा, खुद जाट है अनिल चोपड़ा, जाट समाज चला जाएगा, राव राजेंद्र सिंह के पास ऑप्शन क्या बचता है। तो दूसरी तरफ एक दलील दी जाएगी कि राजेंद्र यादव को बीजेपी में क्यों लाएगा, तो एक समाज विशेष नाराज है कि भाई आप तो उसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उनको राजेंद्र यादव को, अब अचानक से बीजेपी में वो आ गए और वो मंच पर कैसे बैठ गए। इस तरीके की चीजें होंगी, राजनीति में होती हैं। लेकिन इन सबके परे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल ओबीसी का वोट किस तरफ जाएगा, पहली बात। दूसरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पर कितनी मेहनत करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर मेहनत बहुत मजबूत तरीके से चल रही है, योगेश मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो देखते हैं कि बीजेपी की प्लानिंग किस कदर होती है और उन्होंने इसीलिए उस स्थान को चुना जिस स्थान को यहां चुना गया है। और अब जयपुर की हम बात कर रहे थे विजेंद्र, जयपुर और जयपुर ग्रामीण में बड़ा अंतर है। जयपुर में तो आप ये मानकर चलिए कि हवा किस तरफ है आम आदमी बता देगा, जयपुर की स्थिति बता देगा। कैंडिडेट का नाम मालूम नहीं होता है जयपुर में, और वो पार्टी को देख के वोट दे के आते हैं कि इस पार्टी को वोट देना है या इसको देना है, किसी भी एक पार्टी को दे के आते हैं। जयपुर ग्रामीण का छोटे से छोटा आदमी है, वो भी राजनीतिक चीजों को अच्छे से समझता है। तो वर्तमान में मुकाबला कांटे का है। नरेश ने बात सही बोली कि प्रधानमंत्री मोदी सरीखे दिग्गज पहली सभा जयपुर ग्रामीण में करे तो उसके मायने क्या है। हालांकि जयपुर ग्रामीण से जो संदेश है वो सीकर तक भी जा रहा है, झुंझुनू और अलवर तक भी मैसेज जा रहा है, लेकिन जयपुर ग्रामीण को क्यों चुना गया? क्या उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है? और जो चोपड़ा है वो खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ राव राजेंद्र सिंह की छवि बहुत अच्छी है, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छे वक्ता है, बेहतरीन नेता हैं, लेकिन राव राजेंद्र सिंह को पार्टी का साथ भी, पार्टी के जो बड़े दिग्गज हैं उनका साथ कितना मिल रहा है। और यहां पर आखिर में मैं एक छोटी सी चीज और बोलूंगा, उससे अगले सवाल पर भी हम जाएंगे। कई बार होता है कि लोग बोल देते हैं कि भाई बड़ा नेता है, ये साथ नहीं है, मन से साथ नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़े और छोटे नेता का मतलब नहीं होता। वहां लोकसभा चुनाव में दो ही लीडर चलते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही आम आदमी जो है वो देखना चाहेगा, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखना चाहेगा। और ये युद्ध जो है, ये युद्ध सीधे तौर पर राम मंदिर का विषय है। राम मंदिर के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन विषयों को लेकर मैदान में गई, अब राम मंदिर का मुद्दा है 22 जनवरी से लेकर अब तक कितना ताज़ा है, और कृष्ण का जो मंदिर है उसकी जो बात की जा रही है वो लोगों के जहन में कितना है। ये सारी चीज़ें विजेंद्र देखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो जयपुर शहर से जयपुर ग्रामीण की स्थिति है ये अलग। बिल्कुल ठीक है दिनेश, सवाल यह है कि भाई कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है किसी भी जीत और हार के लिए। तो ये बताइए कि जो 8 विधानसभा सीटें आती हैं जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत, उनमें से वो की विधानसभा कौन सी है जिसके जीतने और जिसके हारने से ये पूरा का पूरा चुनाव इधर से उधर हो सकता है? विजेंद्र देखिए, 2008 में परिसीमन के अस्तित्व में आने के बाद इस सीट पर चुनाव हुए। झोटवाड़ा विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है, उस सीट के बिना इस सीट की जो सियासी पहली है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में देखें तो योगेश जी 1.25 लाख लीड बीजेपी ने यहाँ से ली थी। सीपी जोशी जब हारे तो करीब 1,05,000 की लीड बीजेपी ने ली थी। बीजेपी इस सीट पर जो अपने कोर वोट बैंक ब्राह्मण, बनिया, कुमार, कुमावत और यादव, राजपूत, वो लीड इतनी लेती है कि जो 7 विधानसभा है वहाँ उसकी भरपाई हो जाती है। और जब कटारिया यहाँ से जीते थे तो उनकी यहाँ पर लीड ठीक थी। तो झोटवाड़ा तो बीजेपी के ही कब्जे में और राजपूत के ही कब्जे में है जी, और चुनाव भी राजपूत लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल, और ऐसे में अगर बीजेपी को ये सीट जीतनी है तो यहाँ पर ये लीड बरकरार रखनी होगी, और कांग्रेस को यहाँ पर अगर ये सीट निकालनी है तो झोटवाड़ा में उसको जो डैमेज कंट्रोल है वो यहाँ पर करना होगा। ये अच्छी बात है कि स्थानीय और जो जातिगत समीकरण साधा है अनिल चोपड़ा को टिकट देके, और सचिन पायलट ने बिल्कुल उनकी पैरवी की। दीपेंद्र हुड्डा और यूथ कांग्रेस है उन्होंने भी पैरवी की, जिसकी बदौलत उनका कशमकश के बाद टिकट मिला। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ से 3 विधायक है, तीनों ही विधायक पायलट खेमे से आते हैं, प्रशांत शर्मा, विद्याधर चौधरी और मनीष यादव। 2-2 लाख वोट यहाँ गुर्जर और यादव है, और करीब 3 लाख जाट वोट है, और 3.25 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास ब्राह्मण वोट है। तो ये 3, 4, 5 वोट मिला के 10 लाख वोट है। अल्पसंख्यक, SC, ST, मीणा, यादव, गुर्जर और जाट। अगर कांग्रेस प्रत्याशी इन 10 लाख वोटों को साध पाते हैं तो अपने जातिगत समीकरण को मजबूत कर सकते हैं। एक और विजेंद्र रोचक जानकारी है कि जो पहले फेज में 12
सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 18 साल से लेकर 39 साल के जो मतदाता है वो सबसे ज़्यादा जयपुर ग्रामीण सीट पर है, करीब 11,28,000। और जिस तरह युवा मतदाताओं का ट्रेंड रहता है कि बीजेपी और मोदी के साथ जाते हैं, वो वोटिंग पैटर्न क्या रहता है, ये एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर रह सकता है। अभी कह रहे हैं अनिल चोपड़ा में वो यूथ लीडर देख सकते हैं, अब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, वो हालांकि चुनाव लड़ने का उनका तजुर्बा पहली बार है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से लगातार वो यहाँ पर मेहनत कर रहे थे। तो युवा मतदाता क्या मोदी की हवा में बीजेपी के साथ जाएंगे, या जो कैंडिडेट युवा है वो गुजर मतदाता यहाँ काफी तादाद में, तो सचिन पायलट मजबूती से अगर प्रचार करते हैं तो उसकी। ठीक है योगी जी, मेरे पास वक्त की कमी है, महज 4 मिनट है, तो मैं चाहूंगा कि एक एक सवाल मैं सबसे लूं। मेरा सवाल आपसे है कि भाई यहाँ के वो की मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिन पर वोट पड़ेगा। हालांकि मुद्दे बहुत पीछे चले जाते हैं जब चेहरे आगे आते हैं। देखिए, यहाँ मुद्दे से ज़्यादा प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की, प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है बीजेपी में शामिल हो चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया की, राजेंद्र यादव की, पूर्व मंत्री की। प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है यहाँ पर कांग्रेस से देखें तो सचिन पायलट की, क्योंकि उनके कैंडिडेट के तौर पर अनिल चोपड़ा को जाना जा रहा है। और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है मनीष यादव की, जो पहली बार विधायक बने हैं, कि यादव वोट की तरफ मूव करेगा। इसमें मनीष यादव इस समय इस पूरे जयपुर ग्रामीण में सबसे बड़े यादव क्षत्रप हैं। राजेंद्र यादव से भी ज़्यादा पॉपुलर आज की तारीख में युवा मतदाताओं के बीच में और अपनी कम्युनिटी में मनीष बन चुके हैं। और आमेर से जो विधायक है प्रशांत, वो भी सचिन पायलट के बेहद नज़दीक है, ये कहा जा सकता है सबसे नज़दीक ही वही माने जाते हैं। तो और ये पूरा जो इलाका है, हम इसमें अगर बात करें विद्याधर चौधरी को भी ले लें, जो फुलेरा से अच्छी लीड से चुनाव जीते हैं, और खुद मनीष भी बहुत अच्छी लीड से चुनाव जीते हैं। पूरे जयपुर ग्रामीण में सबसे बड़ी जीत ही मनीष की। लेकिन वहीं पर विराटनगर कांग्रेस लूज कर गई, कोटपुतली कांग्रेस लूज कर गई, कांग्रेस झोटवाड़ा बड़े अंतर से लूज कर गई। तो ये जो की फैक्टर जो है वहाँ मुद्दे और की फैक्टर और प्रतिष्ठा तीनों अलग चीज़ है। मुद्दों का तो सबसे बड़ी बात जो बीजेपी गिनाने में जुटी है कि हम पानी लेकर आ रहे हैं, ERCP का पानी जयपुर ग्रामीण तक लेकर आएंगे। नरेंद्र मोदी ने उस दिन मन से कह दिया कि हम जो NH जो यहाँ का है उसको मुंबई से जो कॉरिडोर जो जा रहा है उससे जोड़ने का काम करेंगे। तो वो सारी बातें नरेंद्र मोदी कह के जा चुके हैं। कितना असर वहाँ का होगा ये ज़रूर है। वातावरण बनने में यहाँ पर बड़ी भूमिका उस रैली की रही है कोटपुतली की। लेकिन फिर भी ये एक सवाल है कि अभी सचिन पायलट के तूफानी दौरे भी वो उस इलाके में होंगे। अभी तो वार पलटवार बहुत होने बाकी है। नरेश जी, कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राव राजेंद्र ने जो भाषण दिया इस पूरी सभा के दौरान, उसको लेकर कई तरीके की रिएक्शन आए कि बहुत इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि आम आदमी से सीधा कनेक्शन नहीं है। अब चुनाव के अंदर आपको सीधा उनके दिल में उतरना पड़ता है। तो आपको लग रहा है कि राव राजेंद्र के साथ बीजेपी के कुछ छत्रप होंगे जो इस पर पूरा मोर्चा संभालेंगे जनता से कनेक्ट होने में? देखिए, जयपुर ग्रामीण से भाजपा के 2 नेता हैं, राव राजेंद्र और एक राजपाल सिंह शेखावत। उन दोनों का भाषण देने का नेचर एक जैसा है। जनता चाहती है कि लोकल मुद्दों पे बात हो, लेकिन उनकी बात है वो राजस्थान से देश में जाती है, देश से विदेश में जाती है। मुझे एक बार वाक्य ध्यान है, कांग्रेस के नेता है जब प्रचार करने आए थे पुराने समय में, तब वो विदेश नीतियों पे बात करने लगे थे। तो स्थानीय लोगों ने कहा था कि भाई हमें तो यहाँ की बात करिए, तब चुनाव यहाँ पे ठीक होगा जी। तो उनका अपना अलग तरीका है। बात रही कि इसका मिजाज क्या होगा, तो देखिए 2 चीज़ें मैं कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जातिगत हम बात कर रहे हैं कि इस जाति की वो है, इस जाति की वो है, लेकिन अगर पिछले 2 आप जो चुनाव देखेंगे, CP जोशी सबसे बड़े नेता, वो चुनाव लड़े थे, वो हार गए, ब्राह्मण नेता थे। उसके बाद कृष्णा पुनिया जाट के रूप में उनको उतारा गया था, वो चुनाव हार गए थे। और ऐसे में जब 2 जातियों का आजमा लिया गया, यानी कि जातिगत समीकरण है, उन 2 चुनाव में तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। वहाँ मोदी की लहर के आगे तमाम समीकरण वो फेल हुए हैं। रही इस चुनाव की बात, तो इसमें देखिए अंतर ये होगा कि अनिल चोपड़ा की टीम है जो उन्होंने 5 साल में खड़ा किया है, क्या वो टीम अब उनके साथ वोट के रूप में कन्वर्ट होगी? ठीक है। या जैसा कहा गया कि युवा क्या मोदी की तरफ आकर्षित होगा? और दूसरी बात यह है कि जो अभी तक जो हमें लगता है कि भाजपा की जो कमजोरी सीट पे है, राव राजेंद्र जिनको टिकट नहीं मिली, उससे पहले चुनाव हार गए और इतने सक्रिय जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें दिखाई नहीं दिए, तो कहीं वो कमी जो है वो भाजपा के लिए एक डेंट ना हो जाए। ऐश्वर्य, कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई 2014 और 2019 ये एक तरीके से एक तरफा इलेक्शन थे, जहां मोदी का ही नाम था और मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े गए थे।
क्या वही लहर इस वक्त भी आपको दिखाई दे रही है या फिर कुछ और इश्यूज आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर तीनों चुनाव में सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो लहर चलवाने की कोशिश पूरी करती है। इस बार भी लहर चलवा रहे हैं और यही कारण है, सबने अपने फेसबुक और ट्विटर पर भी लिख लिया कि मोदी का परिवार, सभी को मालूम है। लेकिन विजेंद्र, मैं यहाँ पर योगेश और डांगी और नरेश तीनों मेरी बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे। जो मैं आखिर में बता रहा हूँ कि ये जो सीट है, इस सीट की नहीं 25 की 25 सीटों की स्थिति देख लीजिएगा। वहाँ पर दो तरीके के युद्ध चल रहे हैं। एक तो जातिगत महासंग्राम, कौन कितना बेहतर तरीके से करवा पाता है। कांग्रेस जातिगत आधार पर टिकी हुई है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो सनातन बेस पर अयोध्या के राम मंदिर का हर सभा में जिक्र कर रही है, वो हिंदू वोट बैंक पर टिकी हुई है। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि किस जाति के हम कितने वोट साध लेंगे विधानसभा पैटर्न पर कांग्रेस में। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विधानसभा पैटर्न पर ना जाकर राम मंदिर से लेकर जो राष्ट्रीय मुद्दे उनकी तरफ जा रही है, तो आखिर में भजनलाल सरकार जो है वो उसमें काम कर रही है। मजबूत तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि भजनलाल सरकार ने 100 दिन में ये दिया है। यदि आम व्यक्ति के मन मस्तिष्क में 100 दिन की बात छप गई तो और भी ज्यादा लाभ होने। दिनेश, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर इस पूरी सीट को कैलकुलेट किया जाए तो कौन सा कैंडिडेट आपको भारी नजर आता है? जी देखिए, पिछले 2 चुनाव में तो ऐसा देखने को नहीं मिला। जाटों ने, राजपूत थे राज्यवर्धन सिंह, लेकिन उसके बावजूद मोदी लहर और राष्ट्रवाद की लहर में उनको खूब वोट यहाँ पर दिए थे। कोई मुद्दा वहाँ जाति का नहीं चला। लेकिन 2 चुनाव के गैप के बाद, कटारिया के बाद, कांग्रेस ने स्थानीय और जाट चेहरे को मैदान में उतारा है। तो SC, ST, अल्पसंख्यक और जाट, ये कितने वोट एक साथ लामबंद होते हैं या नहीं होते हैं। और उसके बाद मनीष यादव, करीब 2 लाख के आसपास यादव वोट है। यादव वोट कितना टर्न कांग्रेस की तरफ होता है, तभी कोई कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं जीत की ओर अग्रसर हो सकती है। वरना मौजूदा उम्मीदवार है वो पहले भी चुनाव हार चुके हैं। जौनापुरिया यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, जो अभी टोंक से सांसद है। करीब 1,27,000 उन्हें वोट मिले थे। तो जातिगत समीकरण ज़्यादा हावी इससे पिछले 2 चुनाव में नहीं रहे। कटारिया जब चुनाव लड़े, जब जरूर जाट वोट बैंक लामबंद हुआ था, लेकिन इस बार क्या वो लामबंद हो रहा है। और एक कैंडिडेट्स जो बीजेपी के, उनकी वर्किंग स्टाइल को लेकर भी लोगों में चर्चा है। और अनिल चोपड़ा इस चुनाव को एक महल और साधारण और किसान के बीच का चुनाव है, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दिनेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए या डिस्कशन के लिए। योगेश जी आपका भी शुक्रिया, नरेश जी और ऐश्वर्या आपका भी शुक्रिया। हम हर दिन एक सीट को इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपको उस सीट के कैलकुलेशन समझ में आए, वहां के मुद्दे समझ में आए और मुद्दे से ज्यादा वहां किन चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है ये समझ में आए, ताकि आपको मतदान करने में आसानी हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।